आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 के जितने भी मैंने 30 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उसका फुल वीडियो लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में आपको 300 से भी अधिक एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा। इसमें सभी क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल में पूछा गया कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय है वह हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। अगले सवाल में पूछा है कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगले सवाल में पूछा गया है कि खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बता दूं कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है। तो चौड़ी नदी है वह ब्रह्मपुत्र है। वही अगर लंबी नदी पूछा जाता है तो आपका गंगा आंसर हो जाएगा। और यह कितने किलोमीटर तक फैला है जो गंगा नदी है, वह गंगा नदी है 2525 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है। तो सबसे ऊंचा मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो वह थी बछेंद्री पाल। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ा था। तो 1984 ईस्वी में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था और भारत की पहली महिला बनी जो कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर पूछा जाता है राज्यपाल का आर्टिकल नंबर कितना है, तो इसका आर्टिकल नंबर है 153। वही पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति ही त्यागपत्र लेते हैं। इसके अलावा शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को। तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मिनिमम जो आयु है वह 35 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज यहाँ पर नहीं रखा गया है। लिमिट यहाँ पर नहीं है कि इतने साल में रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम फातिमा बोबी। और यह कब बनी थी। तो इसे नियुक्त किया गया था 6 अक्टूबर 1989 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वह कौन सा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने का काम करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिएक्टर स्केल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति का अनुच्छेद पूछा जाता है तो इसका अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 52। और सैलरी की बात की जाए तो इसका 5 लाख रुपये महीना सैलरी है। मिनिमम एज की बात की जाए तो 35 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज यहाँ पर लिमिट नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति का शपथ के बारे में बात करें तो शपथ का अनुच्छेद है वह अनुच्छेद नंबर 60 है। और राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति को।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उस एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमिंग बर्ड। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। तो जो डेसिबल शब्द है वह ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीयूक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ओजोन परत कहां पर पाई जाती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन को रासायनिक रूप से क्या लिखा जाता है। तो रासायनिक सूत्र है इसका यहां पर O3। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश राज्य को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि साइलेंट घाटी किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट घाटी केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अंगो महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो अंगो महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो वित्तीय आपातकाल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के सेक्टर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा गोर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी का अचानक हिलना या कांपना कहलाता है। तो जब पृथ्वी हिलने लगती है या फिर कांपने लगती है तो उसको हम भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में पर्वतों का विस्तार है। तो इसका जवाब हो जाएगा लगभग 26 से 27%। तो पहला सवाल में पूछा गया कि भूकंपीय तरंगों को किस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10,900 करोड़ रुपए। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो है 31। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में दिवंगत सीताराम येचुरी का संबंध किस पार्टी से है। तो सीताराम येचुरी का संबंध है CPIM पार्टी से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो इसका जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका के रूप में उभर कर आती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ष 2024 का क्वाड लीडर्स समिट कहां आयोजित होगा। तो यह आयोजित होगा विलमिंगटन में। अगले सवाल में पूछा गया है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो जो खानवा का युद्ध था वह 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य देशों में शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिलिस्तीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। तो खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था। तो इसका जवाब हो जाएगा मेक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया।
तो इसका जवाब हो जाएगा 2003 में जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। तो जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वह बिहार राज्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए 2000 करोड़ रुपए की बजट पेश की है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहां हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी की पहली जो बैठक हुई थी वह 1885 में हुई थी और बॉम्बे में हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है। तो जो पोर्ट ब्लेयर था उसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राजनीति का कौन सा निदेशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो अनुच्छेद नंबर 51 जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का जो निदेशक सिद्धांत है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 9वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहां प्रारंभ होगा। तो यह नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कहां रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। तो जो रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया गया है वह उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जब उच्च स्तर से बहने वाली धाराएं निम्न ढाल वाले मैदानों में टूटती है तो किस प्रकार के निक्षेपण भूमि रूपों का निर्माण होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा जलोढ़ पंखे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है वह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी है वह है डांग घाटी। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ था। तो यह फ्रांस और भारत के बीच संपन्न हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित थे। तो उस्ताद सुल्तान खान सारंगी वाद्ययंत्र से संबंधित थे। पहला सवाल में पूछा गया कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि आखिर सिलिकॉन किस धातु के अंतर्गत आता है। तो सिलिकॉन अर्धचालक के अंतर्गत आता है, अर्धचालक, जिसे सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो जो दलदल और धान के खेत होते हैं उसमें से मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस। इसके अलावा इसका फॉर्मूला की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है CH4। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो जो बड़ी माता का टीका होता है उसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है। तो इसका जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन जो है वह महिला सेक्स हार्मोन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। आवर्त सारणी का मतलब यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से है, तो इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार दमित्री मेंडलीफ ने किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है। तो जो अग्नि 5 है, यहाँ पर अग्नि 5 होगा। जो अग्नि 5 है वह भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी रेंज कितनी है। तो इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक। तो जो अग्नि 5 है वह 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक अपनी मिसाइल छोड़ सकता है, वहां तक हमला कर सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश भागों में पाई जाती है, या फिर यह यमुना के अधिकांश भागों में पाई जाती है, या फिर फास्फोरस नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में इस मिट्टी में पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो कथन नंबर बी यानी कि आंसर नंबर जो बी है, यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश भागों में पाई जाती है, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो काली मिट्टी होती है वह धान की खेती के लिए और कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और इसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। तो जो मेमोरी है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। इसके अलावा जो माउस मॉनिटर कीबोर्ड है वह एक्सटर्नल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति के सही क्रम को दर्शाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो पहला नंबर ऑप्शन है ए नंबर, वो आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है, फिर बहिर्मंडल आता है। तो यह क्रम अनुसार यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है। तो जो ओजोन परत पाया जाता है वह समताप मंडल में पाया जाता है। आप याद रखिएगा कि ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन। अगर पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, तो ग्रांड ओल्ड मैन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो 1867 में जो गणना हुई थी उसमें बता दो कि भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये थी। 20 रुपये। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने जो पुस्तक लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, उसमें क्या बताया गया था। तो उसमें बताया गया था कि भारत का धन किस प्रकार विदेशों में जा रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो जो अर्जुन पुरस्कार होता है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं की कोचों को दिया जाता है। तो जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वह भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है, यानी कि शिक्षकों को जो ट्रेनिंग देते हैं उसको दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो जो फ्रांस है वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है। तो आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 ऐसे सदस्य हैं जो कि अस्थायी रूप से हैं। तो 5 कौन कौन से अस्थायी रूप से हैं, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। रूस का
रूस का फेस। तो यहाँ पर रूस का फेस में आपको क्या रखना है, पहला नंबर में तो रूस खुद आ जाएगा, दूसरा नंबर में जो आ जाएगा वो फ्रांस है, और तीसरा नंबर में आ जाएगा अमेरिका है, और चौथा नंबर में आ जाएगा आपका वो चीन है, और जो पांचवा नंबर में आ जाएगा वो है इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन किस कालीन की वास्तुकलाकृतियां हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा मुगल काल की। आपको बता दूं कि जो शालीमार गार्डन है उसका निर्माण जहांगीर ने कराया था, जहांगीर ने कराया था। इसके अलावा मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था, बाबर ने किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। इसके अलावा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस देश से लिया गया है, तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि संविधान संशोधन पहली बार कब हुआ था, तो यह हुआ था 1951 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में है, तो यह भाग 20 में है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश चुने जाते हैं, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक स्वतंत्रता। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ पर स्थित है। तो अकबर ने जो पंचमहल बनाया था वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके अलावा जो फतेहपुर सीकरी है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1571 में की गई थी, और 1572 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया था। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। और क्यों कराया गया था, क्योंकि अकबर ने जो गुजरात था उस पर विजय प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कामागाटा मारू घटना किससे संबंधित है। तो जो कामागाटा मारू घटना है वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से कैसे संबंधित है, तो बात है 1914 की, जब कनाडा से भारतीय जवान जहाज की मदद से आ रहे होते हैं। कहाँ आ रहे होते हैं, कलकत्ता में, और वे कलकत्ता में जाके रुकते हैं। तभी अंग्रेजों को पता चल जाता है कि भारतीय जवान उस शिप में हैं, और अंग्रेज वहाँ पर गोलियां चला देते हैं। उसी को कामागाटा मारू घटना के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा राजा चलैया समिति। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के समय बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। और विभाजन कब किया गया था, तो 16 अक्टूबर को विभाजन किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन प्रस्ताव कब पेश किया गया था, तो प्रस्ताव 19 जुलाई को पेश किया गया था, 19 जुलाई 1905 को। और जैसे ही 19 जुलाई 1905 को प्रस्ताव पेश हुआ कि बंगाल विभाजन होगा, तब भारत के लोगों ने 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। तो याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो यह 7 अगस्त 1905 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की घोषणा करती है। तो इसका जवाब हो जाएगा 22 फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है। तो जो वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान है वह अनुच्छेद नंबर 360 में है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या वित्तीय आपातकाल कभी भारत में लगा है या फिर नहीं, तो यह अभी तक नहीं लगा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था।
तो यह शुरू किया गया था 1930 में। अगर डेट भी पूछा जाता है तो आपका डेट हो जाएगा 12 मार्च, 12 मार्च 1930। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है वह स्विट्जरलैंड में स्थित है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो पहला अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था वह रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और पूछा जाता है कब आयोजित किया गया था, तो यह 2012 में आयोजित किया गया था। और रियो डी जेनेरियो कहाँ पर स्थित है, तो यह ब्राज़ील में स्थित है, जो कि एक देश है। इसके अलावा ब्राज़ील में किस चीज़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो ब्राज़ील में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। जी हाँ, कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा ब्राज़ील में एक घास का मैदान है, तो उस घास का मैदान का क्या नाम है, तो उस घास का मैदान का नाम है कैंपास। जी हाँ, कैंपास। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम नामक केस मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस आविष्कारक को दिया जाता है। तो एटीएम का आविष्कार किसने किया था, तो एटीएम का आविष्कार यहाँ पर जॉन शेफर्ड बेरेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है। तो इसका जवाब हो जाएगा सरसों, और सरसों रबी फसल है, रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय हो गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लीड का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो लीड का जो रासायनिक प्रतीक है वह है पीबी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है। तो वह होता है उत्तर दक्षिण में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राना टिग्राना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। तो राना टिग्राना एशियाई मेढक का नाम है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह भारत का सबसे छोटा राज्य यानी कि गोवा में स्थित है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का स्थापना कब किया गया था। तो इसका स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल जो हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। तो इसका जवाब हो जाएगा अस्त्र। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा योमेश चंद्र बनर्जी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम ने, ए.ओ. ह्यूम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। तो जो युगांतर पत्रिका है वह विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1571 ईस्वी में। और इसे राजधानी बनाया गया था 1572 ईस्वी में। इसके अलावा जो बुलंद दरवाज़ा है उसको 1602 ईस्वी में बनाया गया था, क्योंकि जो बाबर था वह गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाज़ा को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो जो पवनार आश्रम था वह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था। तो जो अल हिलाल नामक समाचार पत्र था वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा आरंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी। तो यह केरल राज्य में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सार्क का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसके अलावा सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। इसके अलावा सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। काठमांडू नेपाल की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट XIM बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। तो जो राजेंद्र लाहिड़ी हैं वह अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। आपको बता दूं कि राजेंद्र लाहिड़ी 9 अगस्त 1925 को काकोड़ी कांड में साथ दिए थे, जिसके कारण उन्हें 1927 में फांसी दे दी गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय 1937 से पहले कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन 1937 के बाद मुंबई कर दिया गया। और 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था। तो मुद्रा राक्षस नाटक विशाखा दत्त ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो जो नर्मदा नदी है वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। वही नर्मदा नदी की लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था। तो सुकुमार सेन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त चुने गए थे। तो इसका जवाब हो जाएगा राजीव कुमार। इसके अलावा चुनाव आयुक्त की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। तो आपको बता दूं कि जो माउंट एटेना है, कोटोपेक्सी है, माउंट वेसुवियस है, ये सभी ज्वालामुखी के नाम हैं, लेकिन जो माउंट ब्लैक है वह ज्वालामुखी नहीं है। तो ऐसे में आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूरोप का व्यवस्थम समुद्री बंदरगाह कौन सा है। तो इसका जवाब हो जाएगा रोटरडम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। यानी कि जो भारतीय तिरंगा है उसका डिजाइन को किसने बनाया था। तो उसके डिजाइन को पिंगली वेंकैया ने बनाया था। और आपको बता दूं कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में भारतीय तिरंगे को स्वीकारा गया था, यानी कि अपनाया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है। तो यहाँ पर जो सवाना है, प्रेरी है और स्टेपीज है, ये सभी घास के मैदान हैं, लेकिन जो फेन है वह घास का मैदान नहीं है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा तुतीकोरिन, ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण पौधों में करता है। इसके अलावा बता दूं कि क्लोरोफिल के वजह से ही जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की दिखाई देती है। क्लोरोफिल को क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि साइलेंट वैली या मौन घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो यह केरल राज्य में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो जो गोवा है वह मांडवी नदी पर अवस्थित है। इसके अलावा जो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है वह कितने स्थान पर आता है राज्य के अनुसार? तो वह आता है 25वां स्थान पर। इसके अलावा गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा। इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो गोवा को राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सूखा रोग का प्रकोप मनुष्यों में किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी के कमी से सूखा रोग होता है। और सूखा रोग किसको कहते हैं? तो सूखा रोग हम रिकेटस को कहते हैं, रिकेटस। जी हाँ, रिकेटस को सूखा रोग कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन डी सबसे ज़्यादा किसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो वह सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज होता है? तो इसका आंसर नंबर 20 सही हो जाएगा। अगर आपका अग्नाशय खराब हो जाता है तो आपको मधुमेह रोग हो सकता है, क्योंकि जो अग्नाशय होता है वहाँ से इंसुलिन निकलता है। जी हाँ, इंसुलिन निकलता है और यह इंसुलिन मधुमेह होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इबोला क्या है? तो इबोला एक तरह का वायरस है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है और यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त होता है? यानी कि अधिकतर अगर उस क्षेत्र में हम रहते हैं तो घेंघा रोग हमें हो सकता है। तो यह अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए मुख्यतः यकृत में संग्रहित होता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो सकता है। जी हाँ, रतौंधी हो सकता है। इसके अलावा विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स जो मच्छर है उससे फाइलेरिया रोग हो सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो समदाब रेखाएं समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि है उसका स्थान गला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उनके तापमान पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? तो यह अमेरिका से थे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग कौन थे? तो आपको बता दूं कि इसे विश्व
की हरित क्रांति का विश्व की हरित क्रांति विश्व की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? जी हाँ, जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है उसे विश्व की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वही अगर भारत का हरित क्रांति का जनक पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। जी हाँ, जो कि भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 17 है उसे छुआछूत उन्मूलन से जाना जाता है या फिर अस्पृश्यता का अंत के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि NIIT यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो NIIT यूनिवर्सिटी का मुख्यालय है वह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। इसके अलावा अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जो कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर है उसका निर्माण ललितादित्य ने कराया था। इसके अलावा आपको बता दूं कि भारत देश में कुल 3 सूर्य मंदिर है। पहला कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर और दूसरा नंबर में आ जाता है गुजरात का मोढेरा मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर। इसके बाद आ जाता है उड़ीसा का, जी हाँ उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। तो यहाँ पर भारत में कुल 3 सूर्य मंदिर है। पहला सवाल में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था? तो उन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। तो अगर डेट पूछा जाता है तो 1921 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया वह कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? आखिर किसके बीच में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो आपको बता दो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था उन्हीं के बीच हुआ था। और ये कब लड़ा गया था? तो यह 1191 ईस्वी में लड़ा गया। अगर पूछा जाता है कब लड़ा गया था तो 1191 ईस्वी सही हो जाएगा। वही पूछा जाता है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही लड़ा गया था। लेकिन जो 1191 में जो युद्ध लड़ा गया था तराइन का युद्ध, उसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है और जो पृथ्वीराज चौहान रहता है वो जीत जाता है। लेकिन जो 1192 का युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो आखिरकार बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुर्शिद कुली खान ने। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना था। अगले सवाल में पूछा गया कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? वैसे तो अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो की नीति से ही भारत में ही यहाँ पर शासन किया था, लेकिन यह कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 1858 ईस्वी के बाद से। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था?
तो इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। अगले सवाल में पूछा है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो महाभारत और रामायण की रचना आर्य अवधि में की गई थी। और आपको बता दूं कि जो रामायण का प्राचीन नाम है वो यहाँ पर है आदि काव्य। आदि काव्य, इसको रामायण का प्राचीन नाम से जाना जाता है। इसके अलावा महाभारत का प्राचीन नाम की बात करें तो महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। आप याद रखिएगा, अगर महाभारत का प्राचीन नाम पूछता है तो जय संहिता सही जवाब हो जाएगा, और रामायण का पूछता है तो आदि काव्य हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा गया कि गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था। तो गुप्त समाज की स्थापना श्री गुप्त ने किया था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं श्री गुप्त ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अगर ऐसे में श्री गुप्त ऑप्शन में नहीं दिया जाता है तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगले सवाल में पूछा गया कि पानीपत के दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वह अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था, तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर डेट पूछा जाता है कि पानीपत का दूसरी लड़ाई कब लड़ा गया था तो 5 नवंबर 1556 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। तो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाजीराव पेशवा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीतने वाला मुस्लिम शासक कौन था, तो वह था बख्तियार खिलजी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो इसका सही जवाब होगा सूरत में मुगल साम्राज्य के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कारखाने स्थापित किए थे। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब सवाल उठता है कि राज्यपाल जो है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है, यानी कि हर शहर में एक राज्यपाल होगा, किस आर्टिकल के तहत आता है। तो आपको बता दूं कि आर्टिकल जो 153 है उसमें कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ऐसे में पूछा जाएगा कि राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत आता है, किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 153। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो त्यागपत्र वह राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति की उम्र की बात की जाए तो उम्र यहाँ पर 35 वर्ष रखा गया है। और यहाँ पर रिटायरमेंट की बात की जाए तो रिटायरमेंट यहाँ पर मैक्सिमम कितना होगा, तो यहाँ पर लिमिट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर नो लिमिट हो जाएगा, यानी कि वह कितने भी साल तक वह अपने पद पर रह सकता है। इसके अलावा ये भी सवाल पूछता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो इस सवाल में पूछा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। अगले सवाल में पूछा गया कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 1931 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो यह लंदन में हुआ था। तो अगर पूछा जाता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह लंदन में हुआ था। यह आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि मानस बाग अभयारण्य कहाँ है। तो जो मानस बाग अभयारण्य है वो असम में स्थित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह 5 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 दिसंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है।
तो नीली क्रांति है वह मछली से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर श्वेत क्रांति पूछा जाता है तो वो यहाँ पर दूध हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाता है सिल्वर क्रांति तो इसमें आपका अंडा हो जाएगा, अंडा हो जाएगा। इसके अलावा मुर्गी पालन हो जाएगा, किसके अंदर हो जाएगा, सिल्वर क्रांति के अंदर। इसके अलावा अगर पीली क्रांति पूछा जाता है तो इसके अंदर तिलहन हो जाएगा, तिलहन। इसके अलावा अगर हरी क्रांति पूछा जाता है तो इसके अंदर गेहूं और चावल आ जाएगा। अगर काली क्रांति पूछा जाता है तो इसके अंदर कच्चा तेल आ जाएगा, कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल। अगर ग्रे क्रांति पूछा जाता है तो इसके अंदर उर्वरक आ जाएगा यानी कि फर्टिलाइजर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र को। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि आखिर संविधान बनने का जो समय था, आखिर संविधान कितने समय में बनाया गया था, कितना समय लग गया था संविधान को बनाने में। तो जो समय लग गया था वो लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो अगर सवाल पूछता है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। और अगर पूछा जाता है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है, तो जो ध्वनि की पिच तरंग है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो पहला सवाल में पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो आपको बता दूं कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगले सवाल में पूछा गया कि अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगले सवाल में पूछा गया कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 14 आपका समानता का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 ए किस अधिकार की बात करता है, तो अनुच्छेद 21 ए शिक्षा के अधिकार से संबंध है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुच्छेद 32 किस अधिकार की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार की गारंटी देता है, जिसे भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा भी कहते हैं अनुच्छेद 32 को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुच्छेद 51 ए किससे संबंधित है, तो यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि अनुच्छेद 24 क्या निषिद्ध करता है, तो अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम को यहाँ पर दर्शाया गया है। अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि 23 में भी है और 24 में भी है। अगले सवाल में पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, तो यह आपका राष्ट्रपति शासन से संबंध है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 243 पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि अनुच्छेद 17 किसको समाप्त करता है, तो यह छुआछूत को समाप्त करता है। आपको बता दूं कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, जिसको छुआछूत का अंत भी कहते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा छुआछूत। अगले सवाल में पूछा है कि अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से संबंधित है। अगर देश में कोई आपातकाल भी लग जाता है तो जीवन का अधिकार कभी नहीं खत्म किया जा सकता है, यानी कि जो अनुच्छेद 21 है उसको यहाँ पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगले सवाल में पूछा है कि अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक अधिकार से संबंध है। अगले सवाल में पूछा है कि अनुच्छेद 19 पहला का ए किस अधिकार की गारंटी देता है, तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता।
नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि अनुच्छेद 12 किसकी परिभाषा है? तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा है। सबसे पहला सवाल में पूछा गया है कि भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। अगले सवाल में पूछा गया है कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह गुजरात राज्य का है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि लावनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लावनी नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय और लोक नृत्य है? तो यह असम राज्य का शास्त्रीय और लोक नृत्य दोनों है। अगले सवाल में पूछा है कि कथकली नृत्य किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? तो यह केरल राज्य से उत्पन्न हुआ है। अगले सवाल में पूछा है कि यक्षगान किस राज्य का नाट्य कला नृत्य है? तो यह कर्नाटक राज्य का नाट्य कला नृत्य है। अगले सवाल में पूछा है कि पंडवानी किस राज्य का नृत्य रूप है? तो पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का एक नृत्य रूप है। अगले सवाल में पूछा है कि किस घराने की गायकी में आलाप प्रमुख है? तो इसका जवाब है किराना। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि जयपुर घराने की प्रमुख गायकी शैली क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा बोलतान। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि लखनऊ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो जो लखनऊ घराना है वो कथक नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि किस घराने का ख्याल गायन में योगदान महत्वपूर्ण है? तो इसका जवाब हो जाएगा ग्वालियर घराने का। अगले सवाल में पूछा है कि पटियाला घराना शैली की गायकी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जवाब हो जाएगा ठुमरी। अगले सवाल में पूछा है कि किराना घराने के प्रमुख गायक कौन थे? तो किराने घराने का प्रमुख गायक भीमसेन जोशी थे। अगले सवाल में पूछा है कि आगरा घराने के गायक किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो आगरा घराने के गायक ख्याल शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस सवाल में पूछा गया कि जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो जो सही जवाब हो जाएगा वो है पृथ्वी। अगले सवाल में पूछा गया है कि कैथी पैसिफिक एवरेज किस देश की विमान सेवा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हांगकांग। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका जो ये सही जवाब हो जाएगा 266 अनुच्छेद। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका प्रसिद्ध नारा है? तो यह जो नारा है जवाहरलाल नेहरू का नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि लाओस की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी वियंतियाने है। इस सवाल में पूछा है भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका पवना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गामा किरणों की खोज बेकुरल वैज्ञानिक ने की थी। इस सवाल में पूछा गया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि हाई कोर्ट का जज का? तो उसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस सवाल में पूछा गया कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरुआत किया था। इस सवाल में पूछा गया कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी का बर्थडे रहता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगजीवन राम। यहाँ पर बाबूजी पूछा है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर बापूजी पूछता है तो यहाँ पर महात्मा गांधी हो सकता था। इस सवाल में पूछा गया कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। इस सवाल में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगले सवाल में पूछा गया कि कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने स्वदेश ले गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंगाल कौन से खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एतमादुल्ला का मकबरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई थी। अगले सवाल में पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार कौन सा नहीं है? तो सूचना का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर में। अगले सवाल में पूछा गया कि भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट और अंतिम सवाल में पूछा गया कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार भगत सिंह। पहला सवाल में पूछा गया कि प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन थे? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय थी। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसका जो तटरेखा वह सबसे लंबा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य का। और कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है तटरेखा? तो यह 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कितना किलोमीटर तक तटरेखा फैला है गुजरात का, तो इसका जवाब हो जाएगा 1600 किलोमीटर। अगले सवाल में पूछा गया कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो आपको बता दूं कि 1857 में क्रांति हुआ था, जो कि चर्बी वाले कारतूस को लेकर यहाँ पर क्रांति किया गया था, जिसमें सैनिक ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। होता यह था कि जो एनफील्ड राइफल जो होता था उसमें गोलियों को भरने से पहले दांतों से छीलना पड़ता था। ऐसे में जो गोलियां थी उसमें गाय और सूअर की जो चर्बी होती थी वो मिलाई जाती थी। ऐसे में जो मुसलमान और हिंदू थे उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, क्योंकि उन जो गोलियां थी उसको यहाँ पर दांत से खोलना पड़ता था और तब जाके बंदूक में डालना पड़ता था और तब जाके गोलियां चलती थी। तो ऐसे में जो सैनिक थे 1857 में विद्रोह चालू कर दिया था। तो इस सवाल में पूछा गया कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता या फिर 1857 का जो क्रांति हुआ था वह लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल। अगले सवाल में पूछा है कि किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीडी देशमुख। इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो यह कलकत्ता में किया गया था। तो अगर पूछा जाता है कब किया गया था, तो यह 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो यह कलकत्ता में किया गया था। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में भारतीय गवर्नर कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा श्री
शक्तिकांत दास। तो वर्तमान में अभी श्री शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा मुंबई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1937 तक पहले इसका मुख्यालय कलकत्ता में हुआ करता था, लेकिन बाद में 1937 के बाद इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा द्वारा विटामिन का संश्लेषण होता है। तो कौन सा विटामिन का संश्लेषण होता है जब हम सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तब? तो हमें विटामिन डी मिलता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा बैक्टीरिया पेप्टिक अल्सर रोग से सबसे अधिक जुड़ा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज बहुत सारे लोग हो जाते हैं और यहाँ पर यकृत में क्लिक कर देते हैं, लेकिन आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो यहाँ पर त्वचा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त में प्लेटलेट्स का क्या कार्य है। तो इसका जो कार्य है वह है रक्त का थक्का जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन उच्च रक्तचाप की जटिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रोक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का काम पैराथायरॉयड हार्मोन करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक वयस्क के लिए समान श्वसन दर क्या है। तो एक वयस्क व्यक्ति के लिए समान श्वसन दर प्रति मिनट 12 से 20 सांसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा BCG। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि COPD जिसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो इसका जो प्राथमिक कारण क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धूम्रपान। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सिक्किम राज्य ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। तो यह बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसके अलावा किसने लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था